और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड विभाग हमेशा से ही निष्काम भाव से समाज की सेवा और देश की सुरक्षा में योगदान देता आ रहा है। कुंभ मेला हो, आपदा हो या अन्य क्षेत्र में कार्य करने के दौरान होमगार्ड स्वयंसेवकों ने हमेशा अदम्य साहस का परिचय दिया है। इस सेवा और साहस का क्रम यूं ही जारी रखें। दरअसल होमगार्ड मुख्यालय स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित 58वें उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया। आज का दिवस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर 5 नवनिर्मित जिला होमगार्ड्स कार्यालय जनपद आगरा, फतेहपुर, फतेहगढ़, जौनपुर एवं हमीरपुर तथा एक मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद का लोकार्पण किया जा रहा है। मुरादाबाद का मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र हमारे सहयोगी रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और इस विभाग के मंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार कार्य किया, स्वर्गीय चेतन चौहान जी की स्मृतियों को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय चेतन चौहान जी को भी प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से इस मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र को जाना जाएगा और इस केंद्र से निकले हुए होमगार्ड्स के स्वयंसेवक अपनी सेवा और निष्काम कर्म की भावना के माध्यम से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई चेतना का जागरण करने में सफल होंगे। जनपद हरदोई के जिला होमगार्ड कार्यालय एवं प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर के 4 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण भवनों का कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि से अब तक 38 विभागीय भवनों में जिला होमगार्ड्स कार्यालय एवं 3 विभागीय भवनों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों का अनावरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने की पृष्ठभूमि में की गई थी। अभ्युदय काल से ही यह विभाग निरंतर एक प्रशिक्षित तथा अनुशासित संगठन के रूप में अपना योगदान दे रहा है। निष्काम सेवा की अविरल भावना से ओतप्रोत इस संगठन ने अब तक समाज के प्रत्येक वर्ग से लाखों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उन्हें देश की सुरक्षा की किन्हीं भी विषम परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने की दक्षता विकसित करने में अपना योगदान दिया है। वर्तमान राज्य सरकार कार्यकाल के दौरान होमगार्ड्स विभाग की उपलब्धियां अत्यंत उल्लेखनीय रही हैं। राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1200 होमगार्ड्स जवानों को प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में बाढ़, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों हेतु
प्रशिक्षण दिलाया गया है। एनडीआरएफ के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा भी जनपद गोरखपुर एवं लखनऊ में प्रशिक्षण केंद्रों पर 180 हवलदार प्रशिक्षकों एवं 204 ब्लॉक ऑर्गेनाइजर्स की आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय संस्कृति एवं गौरव का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला 2019 के दौरान 10,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करके एक स्वच्छ, सुरक्षित और सफल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया। राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेला ड्यूटी में तैनात 10,000 होमगार्ड जवानों को उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कुंभ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुंभ मेला ड्यूटी में प्रतिस्थापित किए गए 10,000 होमगार्ड्स को ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त भोजन भत्ते के रूप में प्रति होमगार्ड 80 रुपये प्रतिदिन की धनराशि भी स्वीकृत की गई। लखनऊ स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर एनडीआरएफ के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 202 हवलदार प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक 5.56 mm इंसास राइफल का प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदेश के 12 प्रशिक्षण केंद्रों पर उपयुक्त होमगार्ड जवानों को इंसास राइफल की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। वर्ष 1963 में होमगार्ड बल की स्थापना के समय प्रदेश भर में मात्र 2000 होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन शांति व्यवस्था ड्यूटी पर लगाए जाने के अवसर उपलब्ध थे। पूर्व की सरकार में प्रतिदिन होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन 55,000 था। वर्तमान सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। तो केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में जहां देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे 11 दिन से किसान डटे हैं। अब इस आंदोलन को सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में पदयात्रा का ऐलान किया। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी की प्रदेशव्यापी किसान पदयात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से इसका शुभारंभ करेंगे और अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। और उदाहरण है, हाल में ही धान पैदा हुआ, बताओ कहां समर्थन मूल्य सरकार दे पाई। विपक्ष कितना कहा, हमने कई मौकों पर कहा और मैंने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और मिस्ड कॉल करके सदस्य बना रहे थे। हमने उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा कि कम से कम कोई ऐसी जगह बता दो, ऐसी जगह किसान फोन कर ले, मिस्ड कॉल कर ले, जहां पर उसको समर्थन मूल्य मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करना चाहती। तो आए तो दूर, उनकी किसानों की लूट हो गई। धान की कीमत क्या मिली है किसान जानता है, 1000 या 1100-1200 से ऊपर पैसा नहीं मिल पाया। मक्का ऐसे ही बिक गई। हमारे क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पे मक्का होती है, कोई पूछने वाला नहीं मक्का को। धान अभी भी भरा पड़ा है। आप किसी जिले में पता कर लीजिए, पूर्वांचल हो चाहे हमारा इधर आसपास हो लखनऊ के, या आप चले जाइए किसी हिस्से में उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा धान पड़ा हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कीटनाशक दवाइयों की महंगी हो गई, खाद यूरिया सब महंगा कर दिया। तो आखिरकार सरकार चाहती क्या है? और जो मंडियां बन रही थीं, जो मंडियों का लगातार बनना शुरू हो गया था उत्तर प्रदेश में, उन मंडियों को भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए कल मैंने और समाजवादी पार्टी ने तय ये किया है कि हर जिले में किसान यात्रा चलती रहेगी। लगातार सरकार के गलत कानून के खिलाफ ये यात्राएं चलती रहेंगी, और जो किसान हमारे बैठे हैं दिल्ली को घेर करके, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश में लगातार किसान यात्राएं चलेंगी। कल मैं खुद कन्नौज में जो सबसे बड़ी मंडी बनी थी, उस मंडी से शुरू कर करके किसान बाजार जो बना था,
वहां तक यात्रा करेंगे और कम से कम सरकार से कहेंगे कि ये तीनों कानून वापस हों। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सरकार कहती थी, सवाल एमएसपी का नहीं है, सवाल आय दोगुनी का है। एमएसपी अलग चीज है। एमएसपी किस व्यवस्था से देना चाहते हैं आप, किस फार्मूले के तहत देना चाहते हैं, ये बहस बड़ी है। इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसान आकर के दिल्ली में बैठे हैं, जो अपनी आय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी का सवाल नहीं है, सवाल है आय कैसे बढ़ेगी और दोगुना आय किस कानून से आप देंगे, वो कानून कहां है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। ये आपने कम कहा, बीजेपी लगी रही, अधिकारी लगे रहे, पुलिस लगी रही, और जब मन किया तो बैलेट पेपर भी खराब कर दिए। और लूट हुई बूथ पे वो अलग। जो बूथ पर जिस तरह का सरकारी इंतजाम था, केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट डालिए। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी अभी और सीटें जीत जाती। और देखिए बैलेट का कमाल देखा ना आपने, यही तो मांग कर रहे थे, आम जनता यही मांग कर रही थी। बैलेट का कमाल देखिए, ईवीएम को हरा दिया बनारस में। बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया बनारस में। सरकार के पास खजाना भरा पड़ा है। नोटबंदी के बाद तो इतना पैसा आया बैंकों में, बैंकें ही नहीं रख पाई, इसीलिए बैंक मर्ज करनी पड़ी, बैंकें बड़ी बनानी पड़ी। नोटबंदी के बाद सरकार के पास इतना पैसा आया है कि उन्हें बैंकें बड़ी करनी पड़ी। जो छोटी बैंक हैं वो बड़ी बैंक बन गई, छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मिला दिया तो बैंकें बड़ी हो गई। तो अब तो सरकार के पास क्या कमी है। और याद रखना, सुझाव यही है जो समाजवादी रास्ता है कि आप मंडियां बनाएं। आप जितना किसान को पैसा दे दोगे, जितनी किसान की मदद करोगे, जितनी गरीब की मदद करोगे, उतनी ही अर्थव्यवस्था और देश की आगे बढ़ जाएगी। आप गरीब की मदद करिए, किसान की मदद करिए, मजदूर की मदद करिए, आपकी अर्थव्यवस्था अपने आप दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगी। आप गरीब की मदद नहीं करोगे, किसान की मदद नहीं करोगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाएगी। आप 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल किसान को दे दो, अब अमेरिका को पीछे छोड़ दोगे। आप अपना 20 लाख करोड़ का पैकेज किसानों को दे दो, जो पैकेज पता नहीं कहां चला गया। अगर कहीं किसी को नहीं मिला है तो कम से कम उस पैसे को बचा करके किसान को दे दो। अपने आप भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगी। और कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामपुर पनवरिया स्थित नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर लगने वाले हुनर हाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह हुनर हाट 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। यहां पर लगभग 27 राज्यों के लोग आएंगे जो अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है वो वोकल फॉर लोकल, उसको साकार करता हुआ ये हुनर हाट है। केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को मौका मार्केट उपलब्ध कराने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक आह्वान है वोकल फॉर लोकल, उसको साकार करता हुआ ये हुनर हाट है। हुनर हाट देश के अलग अलग भागों में हुआ है। रामपुर में जो हुनर हाट हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा कि कोविड पीरियड के एक तरह से खात्मे के दौरान देश भर के जो दस्तकार हैं, लगभग 26 से 27 ऐसे राज्य हैं जहां से कि दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहां आएंगे, और लगभग 50% उसमें महिलाएं होंगी। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हों, चाहे कश्मीर की हों, चाहे साउथ के हों, या अन्य स्थानों के भी, या उत्तर प्रदेश वगैरह, रामपुर के तो हैं ही। कल्चरल इवेंट हुआ करेगा प्रतिदिन, और बावर्ची खाना एक सेक्शन होगा जिसमें कि पूरे देश के अलग अलग व्यंजन होते हैं।
केरला का अलग व्यंजन आपको मिलेगा, बंगाल का अलग मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के क्षेत्रों का अलग अलग व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, कश्मीर का होगा। हर जगह का अलग अलग व्यंजन जो है वो एक ही छत के नीचे और एक ही स्थान पर लोगों को उसका आनंद मिल सकेगा। कल्चरल इवेंट हर दिन होगा। काफ़ी जाने माने बड़े कलाकार हर दिन यहाँ पर आया करेंगे। तो यूपी में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1950 नए मामले आए। इसी दौरान 1993 लोग ठीक भी हुए हैं। तो प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो यह संख्या 22,160 तक पहुंच गई है। यूपी सरकार की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताया गया मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं और उससे निपटने की क्या तैयारी है। लगभग 3,70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पिछले 3 साल में दी जा चुकी हैं और अभी एक नया अभियान मिशन रोजगार चलाया गया है जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार और जो विभागों में आकस्मिक तौर पर लोग काम करते हैं सभी को मिलाकर एक अभियान चलाया जा रहा है कि जहां जहां पर आवश्यकता हो वहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी एक युवा उद्यमी सम्मेलन कराए जाएंगे जिसमें कि बैंकर्स को भी बुलाया जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा जो स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन विभागों द्वारा अपने कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लाभार्थियों का चयन किया जाएगा तथा ये भी प्रयास किया जाएगा कि पूर्व से स्वीकृत ऋण पत्र, प्रार्थना पत्रों पर तुरंत वितरण भी इन्हीं कैंपों के माध्यम से कराया जाए। तो शीघ्र ही इसका एक कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ये मिशन रोजगार के अंतर्गत एक वृहद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रत्येक जनपद स्तर पर रोजगार का पोर्टल बनाया जाएगा और जनपद स्तर पर ही एक रोजगार की कार्य योजना बनाई जाएगी कि स्थानीय स्तर पर कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसी क्रम में अपडेट बताना था कि 6,49,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,796 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं और इससे लगभग 25 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। युवाओं को नौकरियां इसमें नई इकाइयों में मिल रही हैं। प्रदेश सरकार किसानों से धान क्रय के कार्यक्रम को भी बड़ी तेजी से बढ़ा रही है। कल तक लगभग 277 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका था जो कि पिछले साल में इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है। लगभग 5,184 करोड़ रुपए का ये धान लगभग 5 लाख किसानों से खरीदा गया है और ये धान की प्रक्रिया अभी चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि देरी से आता है इसलिए वहां पर अभी ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे, वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सारे धान क्रय केंद्रों का लगातार अनुश्रवण निरीक्षण करते रहे ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उनका धान समय से खरीदा जाए और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ साथ मक्का की खरीद भी चल रही है और सरकार के जो हमारे क्रय केंद्र हैं लगभग 102 क्रय केंद्र काम कर रहे हैं। 3,52,000 क्विंटल मक्का की भी खरीद की जा चुकी है। बुंदेलखंड में मूंगफली की खरीद का भी कार्यक्रम तेजी से चल रहा है और ये उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में सुनिश्चित करा रही है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिलता रहे। इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 22,160 केसेस हैं। इन 22,160 केसेस में से 10,318 होम आइसोलेशन में हैं और 2,086 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज सरकार की निशुल्क L1, L2, L3 की व्यवस्था में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे जो चिकित्सालय हैं उनमें अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में शुरू से ही यही नीति रही है कि कोविड और नॉन कोविड के चिकित्सालयों को मिक्स नहीं किया गया।
जिन चिकित्सालयों में कोविड का इलाज होता है वहां पर सिर्फ कोविड का इलाज होता है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज या कोई चिकित्सालय ऐसा है जिसमें कि अलग अलग बिल्डिंग्स हों जहां की कोविड का और नॉन कोविड का अलग अलग इलाज हो सकता हो, वहां तो अलग अलग इलाज होता है। अगर जिस अस्पताल में सिर्फ एक ही भवन होता है उसमें या तो कोविड का इलाज होता है या नॉन कोविड का इलाज होता है। इस नीति को प्रारंभ से ही अपनाने का प्रदेश में यह लाभ रहा है कि जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है कोविड पेशेंट और नॉन कोविड पेशेंट के बीच, वो बहुत ही नियंत्रित रहा है, बहुत ही सीमित रहा है। अब तक जो लोग मार्च से अब तक जो संक्रमित हुए हैं उनमें से अब तक 5,24,860 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 94.58% हो गया है। 94.58% रिकवरी का प्रतिशत है। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 7,924 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे और आपके प्रयासों के कारण संक्रमण को निचले स्तर पर अभी तक नियंत्रित रखने में सफलता मिली है। दिसंबर के महीने में जो हमारी पॉजिटिविटी का रेट है वो 1.2% चल रहा है और अभी चूंकि शादी विवाह का मौसम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है ताकि प्रदेश में संक्रमण फैलने न पाए। कल 1,79,972 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 2,03,08,636 सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये जो कुल 2,03,00,000 से अधिक जांचें हैं इनमें से 40% से अधिक RT-PCR की जांचें हैं। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के डीएलएफ में देर रात हुए राजेश चावड़ा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक बालकनी में खड़े राजेश से बात कर रहे हैं, जिसके बाद बदमाश उन्हें गोली मारकर फरार हो जाते हैं। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।